Hello, a very good morning to all my dear students and friends. Today we are going to start our new lessons in maths. First of all, you see the name of lessons. Basic mathematics, or you may call it language of mathematics. Language of mathematics. Before starting these lessons, first of all, I would like to introduce about myself. You know, I am Akhilesh sir, Director of Futurogenic Mathematics Center, Chandmari. Today we are going to start our very new lessons in maths, basic mathematics. These lessons in maths are designed for those students who want to pursue his intermediate from science. This lesson is very useful for those students who want to be good in maths and physics, to understand the language of physics, to understand the math of 11th and 12th. This lesson is very important. मतलब आपको ये बता दूं कि ये लेसन वैसे स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो इस साल 11th और 12th की पढ़ाई साइंस से करना चाहते हैं, और ये जो कुछ भी इस लेसन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उसकी जरूरत 11th और 12th के मैथ को बहुत अच्छे से समझने के लिए पड़ेगी, और साथ में ही फिजिक्स के लैंग्वेज को भी समझने में पड़ेगी। यानी आप फिजिक्स के लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं या 11th और 12th के मैथ को समझना चाहते हैं तो आपको ये लेसन ऑनेस्टली पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जैसे आपको बता दूं, हम लोग को 11th आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि कल हम 7 बजे सुबह ऑनलाइन आने वाले थे, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी बैड होने के कारण हम ऑनलाइन ना आ सके। आज भी वही हाल है, इसलिए मैं वीडियोज बना करके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरजेनिक मैथमेटिक्स पे अपलोड कर दूंगा। यदि पॉसिबल होगा तो फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जा करके फेसबुक पे जाइएगा और वहां से यूट्यूब चैनल के लिंक पे क्लिक करिएगा और जाकर ये लेक्चर पूरा देख लीजिएगा। ठीक, तो हम आपको बता दूं, हम लोग को 11th क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर यहाँ पढ़ाई जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए जिस किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, आपको एक घर बनवाना है, आप चाहते हैं कि मेरा घर बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आप करते क्या है, उसका रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स होता है। मतलब कि घर बनवाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है सबसे पहले आप उसका जुगाड़ लगाते हैं, सबसे पहले उसको एकत्रित करते हैं। जैसे आपको हुआ ब्रिक्स हुआ, रॉड हुआ, सीमेंट हुआ, कंक्रीट हुआ, लेबर कॉस्ट हुआ, मतलब कि सब कुछ मैनेज करके तो उसके बाद आप घर बनवाने चलते हैं। यदि किसी भी चीज की कमी हो जाएगी या कोई भी चीज थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आपका फाउंडेशन, मतलब घर का जो फाउंडेशन होगा यानी घर का नींव होगा वो अच्छा नहीं होगा, आपका घर अच्छा नहीं बन पाएगा। सेम कंडीशंस हियर आल्सो। मतलब कि हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का 11th के बाकी सब चैप्टर्स को लिए बहुत अच्छे से समझने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अ टाइप ऑफ नंबर है, मतलब कि सबका माई बाप होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, तो उससे जितने भी छोटा नंबर सिस्टम से सबको सबसे पहले स्टडी कर लेंगे। तो हम लोग इस लेसन पे ना, मतलब कि बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिसका आपको हम नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, इस बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब कि संख्या पत्ती का विकास कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। यानी संख्या पत्तियों का ये कि संख्या अस्तित्व में कैसे आया ये पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप नंबर सिस्टम्स के बारे में 8, 9, 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग नजरिए से पढ़ेंगे ताकि आगे वाले क्लास में इसका यूज कर सके। ठीक, ये हुआ। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर, इस बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे
concepts of continued sum एंड प्रोडक्ट्स। कंटिन्यूड सम क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है, इसके कंसेप्ट और इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस बेसिक मैथमेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर होगा। तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोअर अलजेब्रा के बारे में। किसके बारे में, लोअर अलजेब्रा, LOWER, लोअर अलजेब्रा मतलब कि निम्न स्तरीय बीजगणित जो होता है ना, लोअर अलजेब्रा, निम्न स्तरीय बीजगणित को पढ़ेंगे हम लोग। तो स्मार्टली देखेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम में देखेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा डीपली जाएंगे। हम लोग इतना देखेंगे जिससे 11th-12th का काम चल सके और फिजिक्स का लैंग्वेज समझ में आ सके। लोअर अलजेब्रा के बाद में हम लोग हायर अलजेब्रा को भी देखेंगे, हायर अलजेब्रा, ठीक। हायर अलजेब्रा के बाद में मतलब उच्च स्तरीय बीजगणित को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर जो इसका टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू फाइंड एलसीएम बोले तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ ऑफ 2 और more than 2 expressions और नंबर्स। मतलब कि 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशंस या नंबर का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाले वो पढ़ेंगे। मतलब कि आप एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ नंबर का निकालना सीखे होंगे, लेकिन इसमें हम लोग कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दे या फिर रेशनल इरेशनल का भी कुछ कंडीशंस होता है एलसीएम एचसीएफ निकालने का, तो वो सब हम इसके अंडर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप 10th या 9th क्लास में पढ़े भी होंगे, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये 12th में भी हेल्प करेगा, या फिर लिमिट्स का कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये इसका कंसेप्ट हेल्प करता है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम, ये देखेंगे, ठीक। इसके बाद में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस देखेंगे। छठे नंबर इसका जो होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो हम लोग वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का रेशियो एंड प्रोपोर्शंस डिफरेंट नजरिए से देखेंगे। यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में इसको हिंदी होता है अनुपात और समानुपात, ठीक। तो इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका एग्जांपल करेंगे, ये जितना रूल्स होता है सबका प्रूफ देखेंगे, ठीक। उसके बाद में छठा नंबर हुआ है, 7वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आपको इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी सब जो है ये इतना पढ़ने के बाद हम लोग 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक। आपको बता दूं ये देखने को 6-7 दिख रहा है, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत स्मार्टली हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक कि मैक्सिमम 2-3 या 4 लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा। 1-1 घंटा का लेक्चर होगा तो 4 लेक्चर सफिशिएंट है इसके लिए। उसके बाद वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसको मिटा देते हैं, सबसे पहला हमारा लेसन था डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, उसको देखते हैं, ठीक ना। आप जब भी ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो वीडियोज को पॉज करके आप लिख लीजिएगा या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम्स, मतलब कि संख्या पद्धति का विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम को थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को परफेक्ट मैनर में समझने के लिए हम सेट एक वर्ड मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम्स में हमको सेट नाम का कोई शब्द मिलेगा, वर्ड मिलेगा, ठीक। तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं। सेट थ्योरी हमको 11th में पढ़ना भी है, बट इन अ नटशेल, मतलब कि संक्षिप्त में सेट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक। ये देखिए, मेरा स्केचिंग तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप फील कर लीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक घर है,
एग्जाम्पल सेट का मतलब समझाने के लिए ले रहे हैं। आप शायद इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे सेट का मतलब, तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, ये घर है, ये विंडोज है। ठीक, सपोज कर लीजिए ये डोर स्टेप है ऐसे घुसने का, ये डोर स्टेप है और यहाँ पे दरवाजा है घर में, घर का ये दरवाजा है। ठीक, ये हमारा घर है, ये घर है तो जाहिर सी बात है ये घर है तो इसमें कुछ सदस्य रहते होंगे, ये तो कंफर्म है। तो मान लीजिए ये घर का जो सदस्य है, इस घर में राम रहता है, ठीक है, और उसका भाई श्याम रहता है। हम स्मॉल से ही ले रहे हैं, आर स्मॉल आर फॉर राम रहता है। इस घर में उसका भाई स्मॉल एस पर श्याम रहता है। इन दोनों की बहन गीता रहती है। ठीक, और इसके मम्मी रहती, इन लोगों के मम्मी रहती है और पापा रहते हैं। मतलब कि आपको बोल दूं कि घर में टोटल कितने सदस्य हैं, तो आप क्या बताएंगे 1 2 3 4 5 सदस्य हैं। ठीक, इस घर में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। मतलब कि हाउ मेनी आर देयर मेंबर्स इन दिस हाउस, तो 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स। अब आप बताएंगे क्या इस घर में जो भी सदस्य रहते हैं उनका एक का प्रॉपर्टी, या फिर ये कहिएगा कि एक दूसरे से कंप्लीटली डिस्टिंक्ट होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, सबका प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होगा। मतलब कि सब एक दूसरे से कंप्लीटली डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, आपको मेंबर को काउंट करने को बोला जाएगा तो आप एक मेंबर को दोबारा नहीं गिन सकते हैं, ये तो कंफर्म है। तो हम बोले कि इस घर में कितने सदस्य हैं, तो आप क्या बताएंगे 5 सदस्य हैं। सब एक दूसरे से क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। मतलब कि अपने आप में वेल डिफाइंड है ये। ठीक, अपने आप में क्या है, वेल डिफाइंड है। अब घर है तो हम बोल दे आपको कि ये राम क्या है, राम इस घर का एक सदस्य है, ये बोलेंगे। फिर बोलेंगे ये सीता, ये श्याम की ना बात करें तो श्याम इस घर का सदस्य है। गीता की बात करेंगे तो गीता भी इस घर का एक सदस्य है, और मम्मी भी इस घर की सदस्य है, और पापा भी इस घर के सदस्य हैं, यही ना बोलेंगे। लेकिन वही बोल देंगे कि रामू की बात कर देंगे, रामू क्या इस घर का सदस्य है, नहीं है। ठीक, तो ये घर है तो हम लोग मैथ्स की भाषा में, ठीक है ना, मतलब मैथ में इस घर को तो हम लोग कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं। ठीक, मैथ्स की भाषा में ये घर है, घर का कोई नेमिंग है तो सपोज करिए घर है तो घर का नेमिंग कैपिटल ए दे दिए। अब ये घर को मैथ में हम लोग ये जो ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट को आप देखे भी होंगे, इससे वाकिफ भी होंगे। इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में मौजूला कोष्ठक बोलते हैं। तो मान लीजिए ये बहुत बड़ा घर है तो इस घर को हम लोग मौजूला कोष्ठक कंसीडर कर लिए, और घर का जो सदस्य है उसको इस मौजूला कोष्ठक, मतलब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर रखते हैं, कॉमा से सेपरेट आउट करके। तो क्या लिखेंगे, R, S, G, M, P। आपको समझ लीजिए कि R फॉर राम, S फॉर श्याम, G फॉर गीता, M फॉर मदर एंड P फॉर पापा। ठीक, ये घर के मेंबर्स हैं। अब हम आपको बोल दें कि ये राम जो है ना इस घर ए का एक सदस्य है, तो इसको मैथ के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे राम बिलोंग्स टू ए। ये मतलब कि इसको हम लोग सेट ए बोलेंगे। सेट का मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं सेट को। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट और डिफरेंट है, इसलिए वेल डिफाइंड है। एक का गुण दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेगा, है कि नहीं, और एक दूसरे सब डिफरेंट भी है, तो इसलिए वेल डिफाइंड है। तो हाँ, ये राम इस घर का एक सदस्य है, तो कैसे लिखेंगे, R बिलोंग्स टू द सेट ए। इसको कैसे पढ़ेंगे, R, इसको पढ़ेंगे रीड एज, मतलब कि पढ़ेंगे रीड एज R बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कि R घर ए का, ठीक है ना, हमारा R फॉर राम जो है घर ए का सदस्य है। वैसे ही हम ऐसे बोल दें, ठीक है ना, ये अशोक की बात करते हैं, जैसे अशोक को ए लिखते हैं स्मॉल ए से, तो क्या लिखेंगे, अशोक इस घर का सदस्य है, नहीं ना है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम सेट की भाषा में, अशोक डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो रीड एज पढ़ेंगे, कैसे, रीड एज अशोक, ठीक है ना, रीड एज ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए,
मतलब कि ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये स्मॉल ए है, इस सेट ए का मतलब इस घर का एक सदस्य नहीं है। क्या है? सदस्य नहीं है। अब क्या करें, ये तो सेट का मतलब समझ लिए हम लोग। अब सेट का मतलब जहां भी सेट कोई सेट वर्ड मिलेगा आप समझ जाइएगा सेट का मतलब कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। मतलब ये सेट है, घर के सदस्य को ही हम लोग एलिमेंट बोल देते हैं या ऑब्जेक्ट बोल देते हैं या फिर उसको मेंबर बोल देते हैं। ये इसको बोल सकते हैं आर इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, मतलब आर सेट ए का, ठीक है ना, सेट ए का एक सदस्य है। फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आर इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि आर जो है ना वो सेट ए का एक अवयव है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए, यानी कि ये आर जो है ना सेट ए का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक वस्तु है। ठीक, ये हुआ। तो हम सेट का मतलब समझ लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं हम नंबर सिस्टम्स पे, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम्स पे अब आ जाते हैं। अब बहुत मजा आएगा, आप जो कुछ भी पढ़े हैं हम लोग कंप्लीटली डिफरेंट मैनर में पढ़ रहे हैं। ठीक, और ये मैथ्स के लैंग्वेज को समझने में हेल्प भी करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, तो ये डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम दे दे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिट्स की। डिजिट्स को हिंदी में अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि बहुत टाइम नहीं लगेगा समझने में। डिजिट्स को हम अंक बोलते हैं। तो हम समझिए कि सेट ऑफ डिजिट को कैसे डिनोट करेंगे। तो ये सेट ऑफ डिजिट, ये सेट को है इस ब्रैकेट में रखता है, मिडिल ब्रैकेट में सेट है। अब डिजिट्स कौन कौन से होता है? तो जो हमारा डिजिट होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? 10 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको सेट ऑफ डिजिट्स बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? तो 10 हो गया। ठीक, अब डिजिट के बाद में आती है बात नंबर्स की। हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन से देखेंगे, वो लैंग्वेज वाला डेफिनेशन नहीं देखेंगे, वो आप 7, 8, 9 में पढ़े हुए हैं। अभी हम लोग 11th का बेसिक देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग जनरली मैथमेटिकल डेफिनेशन से देखेंगे। अब नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? ये डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं और नंबर्स को हिंदी में हम लोग संख्या बोलते हैं। इसको नंबर्स प्लुरल में लिखे तो संख्याएं लिख सकते हैं, हम सिंपली संख्या लिख रहे हैं, ये बोलते हैं। तो ये नंबर्स क्या होता है? तो नंबर्स की जनरली बात करें तो नंबर्स जो होता है ना वो हमारे डिजिट के हेल्प से बना होता है। तो नंबर्स को क्या लिख सकते हैं? फॉर्म्ड बाई डिजिट, फॉर्म्ड बाई डिजिट्स। हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं, हम आपको मीनिंग केवल समझा रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ डिजिट, ऐसे भी लिख सकते थे। मतलब कि नंबर अंकों की संख्या से मदद से बनता है। तो सिंपली लिखे फॉर्म्ड बाय डिजिट्स, मतलब कि नंबर डिजिट से बना होता है। जैसे आप एक एग्जांपल्स इसमें कर लेते हैं, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 and 2। मतलब कि अंक 1 और 2 को यूज करके कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 1 और 2 को यूज करके 12 और 21 बन सकता है। वैसे ही बोलेंगे, ठीक है ना, वैसे ही आपको बोलेंगे हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2 and 3। मतलब कि डिजिट 1, 2 और 3 का यूज करके टोटल कितने संख्या बनाई जा सकती है। तो वो इसका चांसेस अगर जब हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो टोटल फैक्टोरियल 3 के बराबर नंबर्स फॉर्म होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स किसके इक्वल होंगे? फैक्टोरियल 3 को। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब कि 3 × 2 × 1, मतलब कि टोटल कितने 6 डिजिट्स बनेंगे। तो हम बोले नंबर्स किसके हेल्प से बने होते हैं? डिजिट्स के हेल्प से बने होते हैं। ठीक, अब नंबर्स के बाद बात आती है हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, देखिए क्या फैंटास्टिक नेम है, नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। अब पहले से इसके डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसके सेट से केवल मतलब है। ये नेचुरल नंबर क्या नेम है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू नेचर, मतलब ऐसे चीज जो नेचर से संबंधित हो उसको प्राकृत बोलेंगे, यानी उसको नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। ठीक, तो आप शायद लोअर क्लास में यही ना पढ़े होंगे कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। मतलब कि वैसी संख्या जिनका यूज हम लोग गिनती में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक,
लेकिन आप ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि क्यों हमारा नेचुरल नंबर में जैसे कोई बोलता है कि द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, क्यों 1 2 और 3 को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं? तो देखिए एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं। हमारा जो ये भारतीय संस्कृति है, इसमें जब हम लोग में शादी वादी होती है तो ये प्रचलन है कि जैसे शादी होती है तो दूल्हा निकलने वाला होता है, परिछावन होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो औरत लोग रहती हैं वो खुशी से पैसा और चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो उस टाइम सपोज करिए कि एक औरत आती है, एक चॉकलेट का पैकेट फाड़ती है, ठीक, और फाड़ करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब उसको लुटाती है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं और चॉकलेट उठाने के लिए दौड़े दौड़े जाते हैं। बहुत सारे बच्चे चॉकलेट उठाते हैं। उस टाइम आपके दोस्त बोलते हैं कि काउंट द चिल्ड्रन हु गॉट सम चॉकलेट, मतलब कि वैसे बच्चों की गणना करें, वैसे बच्चों को गिने जिनको कुछ चॉकलेट मिला, मतलब कि जो कुछ चॉकलेट को उठाए। तो आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके काउंटिंग में कौन शामिल होगा? बोलिए। वैसे बच्चा जिसको एक चॉकलेट मिला होगा वो शामिल होगा, जो 2 ठो उठाया होगा उसको भी आप शामिल करेंगे, जो 3 ठो उठाया होगा उसको भी शामिल करेंगे, जो 4 ठो उठाया होगा उसको भी शामिल करेंगे, जो 5 ठो उठाया होगा उसको भी शामिल करेंगे, डॉट डॉट सो ऑन। लेकिन वैसे बच्चा जिसको चॉकलेट नहीं मिला उसको क्या आप शामिल करेंगे? नहीं ना करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 को शामिल कर रहे हैं। दिस इज द रीजन दैट दे काउंट 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट सो ऑन आर काउंटिंग नंबर्स। तो ये सब क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स होता है। तो हमको डेफिनेशन नहीं लिखना, हमको सेट से मतलब है। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किस चीज से? कैपिटल एन से। तो ये क्या होता है? दी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड डॉट डॉट टिल इंफिनिटी आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इन सब का यूज हम लोग काउंटिंग में करते हैं। आपका ध्यान रहना चाहिए कि हम लोग नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। आपको ये बात बता दूं कि आपसे कोई पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब कि हमारा जो 1 है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? लेकिन कोई आपसे पूछ दे विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना बिल्कुल संभव नहीं होगा। मान लेते हैं आप डिजिट्स का यूज करते हैं, नंबर फॉर्म करते हैं, आप इतना बड़ा ये कोई नेचुरल नंबर लिखते हैं, हम उस पर 1 2 और डिजिट डाल दे, कोई 2 4 और डाल दे, तो फिर वो तो बड़ा होते चला जाएगा। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर लिखना संभव नहीं है, ठीक। सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा? 1। और नेचुरल नंबर के बाद बात आती है होल नंबर। क्या? होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद अस्तित्व में है हमारा होल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा पूरा, पूर्ण संख्या। जैसे हम काउंटिंग की बात कर रहे थे, तो जिसको चॉकलेट नहीं मिला उसको भी शामिल करना होगा, तो वो जिसको नहीं मिला मतलब उसको 0 चॉकलेट मिला, तो अब नेचुरल नंबर्स में आप 0 को शामिल कर देंगे, मतलब कि नेचुरल नंबर के परिवार में जब आप 0 को शामिल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बोलेगा। तो इसको ऐसे भी बोल सकता है ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब कि काउंटिंग नंबर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अब देखिए होल नंबर के सेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं। आपको मैथ में जब कभी भी W मिलेगा तो इसमें सेट ऑफ होल नंबर, इसका मतलब क्या समझेंगे? सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते थे। ये क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट सो ऑन। एक चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट थिंग्स नोटिस कर सकते हैं कि देखिए यहाँ नेचुरल नंबर जो है ना, वो नेचुरल जितने भी नेचुरल नंबर है सबका सब होल नंबर में है, मतलब ये कहिए कि नेचुरल नंबर होल नंबर में समा जा रहा है। लेकिन एक ऐसा भी होल नंबर है 0 जो नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक। तो हम इसको इस केस में बोल सकते हैं कि हियर नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। सबसेट बोले तो नेचुरल नंबर होल नंबर में समा जा रहा है। सबसेट का मतलब ये जान लीजिए कि यदि ये जैसे हम n सबसेट W लिखे है ना, मतलब कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n आर इन W का प्रत्येक एलिमेंट n का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? W में है। जैसे आपको एक एग्जांपल्स बता दूं, जैसे आप स्नान करते हैं तो एक बकेट होता है हमारा, एक बाल्टी होता है और एक मग होता है। तो हम क्या करते हैं? बाल्टी में मग को इजिली डाल देते हैं, मतलब कि बाल्टी में मग मेरा समा जाता है, तो मग को बाल्टी का सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
मग को बाल्टी का सबसेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मग बाल्टी में समा जा रहा है। ठीक, वैसे ही यहाँ नेचुरल नंबर होल नंबर में समा जा रहा है, तो नेचुरल नंबर को होल नंबर का सबसेट बोलेंगे। जैसे कि आपको बाल्टी में मग समा जा रहा था तो मग को बाल्टी का सबसेट बोलते थे, वैसे ही बाल्टी को मग का सुपरसेट बोलेंगे। मतलब कि यहाँ होल नंबर जो है ना नेचुरल नंबर का सुपरसेट है, लेकिन नेचुरल नंबर हमारा क्या है? होल नंबर का सबसेट है। ठीक, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी कोट कर सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो हमको सेट, ये होल नंबर का सेट को W से डिनोट करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं ये हमको इसी से मतलब है, डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हम आपके नॉलेज के लिए समझा दे रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोगों ने क्या किया, नेचुरल नंबर होल नंबर को स्टडी करा। अब दिक्कत क्या हुआ कि एक, ठीक है ना, एक नेचुरल नंबर में दूसरों को जोड़ा गया, या फिर एक होल नंबर में दूसरों को जोड़ा गया, तो देखें कि होल नंबर मिला। एक में से दूसरों को घटाया गया, तो कुछ कुछ ऐसा कंडीशन है कि होल नंबर ना आकर के कोई दूसरा नंबर आ गया। ठीक, जैसे हम क्या करें, ये कोई आपका इंटीजर, ये होल नंबर है 1, इसमें 2 को जोड़े तो ये 3 होल नंबर आ गया। लेकिन दिक्कत तो जब हुआ जब 1 में से 2 घटाएगा तो -1 आया। तो इसका भी तो हमको कोई नेमिंग चाहिए ना। तो इस टाइप के नंबर के लिए अस्तित्व में आया हमारा इंटीजर्स, जिसको हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। जैसे उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स को ना हम लोग, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक संख्या भी कितना लोग बोलता है, लेकिन इसको पूर्णांक समझिए। अब एक्चुअली में होता क्या है, इंटीजर्स ये समझते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर तो है हमारे पास, लेकिन होल नंबर को और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के निगेटिव, मतलब कि उसका ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3, ये सबको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं तो इंटीजर्स कहलाने लगता है। मतलब हम लोग इंटीजर के सेट को जनरली I से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोले थे, सेट ऑफ इंटीजर्स में आपको बोले थे नेचुरल नंबर, ठीक है ना, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और जीरो। तो आप सपोज करें कि हमारा ये जो नेचुरल नंबर है, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट टिल इंफिनिटी तक है। ठीक है, और उसके बाद में जीरो भी हमको लेना है। और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बोले तो -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, और डॉट माइनस इन्फिनिटी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस टाइप के सेट को, मतलब कि नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर के निगेटिव्स को और जीरो को एक साथ इंक्लूड करके हम लोग क्या बोल देते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स बोल देते हैं। मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, यानी होल नंबर आ जाएगा और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा इंटीजर्स है ना, तो इसको भी कैटेगराइज किया जाता है। ये देखा जाता है इंटीजर्स में, ये जो है ना, इसके पर सबके पहले माइनस, जीरो से लेफ्ट साइड में जो इंटीजर्स है सबके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, जीरो के राइट साइड में इंटीजर है सबके पहले प्लस साइन लगा हुआ है, यानी सबका सब प्लस में है। और जीरो क्या है, जीरो न्यूट्रल है, मतलब कि नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जीरो न्यूट्रल है, तो हम लोग इसको, इसका इंटीजर्स का जब नेमिंग करेंगे तो ये जीरो का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि इसको ना ही तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स में रखेंगे ना निगेटिव इंटीजर्स में, तो इसका अपना एक नेमिंग है, जीरो इंटीजर इसको बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। इधर का जो है ना हमारा, इधर जीरो से राइट साइड में जो है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड में है ना, वो हमारा क्या है, वो निगेटिव इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर्स। मतलब कि यूं कहिए कि हम इंटीजर्स को कैटेगराइज कर दिए, पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो हमारा नेचुरल नंबर, ठीक, यानी हम बोल सकते हैं क्या, ये आई फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो नेचुरल नंबर, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। और निगेटिव इंटीजर्स बोले तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि निगेटिव ऑफ n, मतलब कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर निगेटिव इंटीजर्स का। और जीरो तो हमारा जीरो इंटीजर्स है ही, वो तो न्यूट्रल है, ठीक। तो ये इंटीजर्स हो गया।
अब इंटीजर्स को हम ना कभी नंबर लाइन पे कैसे देखते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, तो उसके बाद हमारा टॉपिक्स है इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। देखिए हम लोग इंटीजर्स को रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल एक्सिस बोले तो हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो सपोज कर लीजिए हमारा ये कोई रियल एक्सिस है, मतलब कि एक्स एक्सिस है, ठीक। यहाँ हमारा ये जो है वो ओरिजिन न्यू का ये जीरो इंटीजर्स को यहाँ लेता है। तो हमारा रूल ही है जीरो इंटीजर के जस्ट राइट साइड में हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को, लेफ्ट साइड में हम लेंगे निगेटिव इंटीजर्स को। तो ये हमारा होगा 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सेम यूनिट सेम डिस्टेंस पे है ये, मतलब 0 से 1 के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 से 2 के बीच का है। 2 हो गया, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6 डॉट टिल यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। वैसे ही इधर ले तो -1, ये -2, ये -3, -4, -5 एंड डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक चला गया, ठीक। तो आपको बता दो 0 के राइट साइड में जो इधर है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, 0 के लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। ये तो 0 हमारा 0 इंटीजर है ही। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारा जो होता है ना, ये हमारा लेफ्ट इंटीजर्स जो होता है ना, यहाँ लिख भी लीजिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि लेफ्ट इंटीजर्स होता है ना, लेफ्ट इंटीजर नंबर लाइन पे जो लेफ्ट इंटीजर होता है ऑलवेज लेस देन राइट इंटीजर। ऐसे आपको कोई बोल देगा माइनस, ठीक है ना, -3 और -4 में बड़ा कौन है, तो डायरेक्ट हम नंबर लाइन पे जाएंगे। नंबर लाइन पे देख लीजिए -4 और -3, -4 इधर है, -3 इधर है। दोनों में देखा जाए तो -3 जो है ना -4 के राइट साइड में है। तो जो इंटीजर नंबर लाइन पे राइट साइड में होता है वो तो बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है -3 विल बी ग्रेटर देन -4, मतलब कि -3 क्या होगा, -4 से बड़ा होगा। वैसे ही हम आपको कंपेयर करने को बोल दे -1 और 0 में कौन बड़ा है, तो आप डायरेक्ट नंबर लाइन पे जाइए, देखिए -1 और 0 में राइट साइड में कौन है, तो 0 राइट साइड में है। इट मीन्स 0 क्या होगा, -1 से बड़ा होगा। वैसे ही 0 और 1 में करें तो 1 0 के क्या है, राइट साइड में है, तो 1 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक। अब हम लोग इंटीजर्स को भी बहुत सारे पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब इंटीजर्स को भी बहुत सारे पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, तो वो भी पार्ट 1 बाई 1 देखेंगे। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से ही दे देगा कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो z बराबर में a प्लस ib के फॉर्म का दे देगा, वहां कुछ कंडीशन देगा वेयर b इज नॉन जीरो इंटीजर्स, b इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग जो इंटीजर्स को कैटेगराइज किया गया उसके बारे में समझ लेते हैं। हम लोग अब इंटीजर्स का टाइप देख रहे हैं, ये हमारा सपोज करें इंटीजर्स देखें, इंटीजर्स में हम लोग कैटेगराइज जो करेंगे सबसे पहले नन, ठीक है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं, नन, ठीक है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। देखिएगा नेमिंग कितना फैंटास्टिक है, नॉन निगेटिव, नॉन मतलब नहीं, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं हो। तो इंटीजर्स में हमारा क्या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 होता है, नॉन निगेटिव होता है। तो यहाँ नेमिंग दिया नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक। मतलब कि हम इंटीजर्स में से नॉन निगेटिव को हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, हमारा 0 एंड पॉजिटिव बच जाएगा। मतलब नॉन निगेटिव को आप सिंपली बोल देते हैं इंटीजर्स विच आर नॉट निगेटिव। वैसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं हो तो नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देंगे तो बचेगा 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब इसको सिंपल में लिखेंगे जो निगेटिव नहीं हो, क्या, जो निगेटिव नहीं हो, मतलब वैसे नहीं हो, मतलब ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव नहीं हो, यानी नॉन जीरो इंटीजर्स को सेट को लिखे तो 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि 0 1 2 3 4 5 डॉट टिल इंफिनिटी। आप देख लीजिए 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज नॉन निगेटिव इंटीजर इज नथिंग बट होल नंबर, यानी हमारा क्या है, होल नंबर है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब हम क्या समझेंगे, होल नंबर, क्योंकि 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो 0 और नेचुरल नंबर को शामिल कर लेंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो नॉन निगेटिव इंटीजर इज नथिंग बट होल नंबर, मतलब कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या है, होल नंबर है, ठीक। नॉन निगेटिव इंटीजर्स के बाद हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, जस्ट हम यू डिफाइन जस्ट लाइक नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक। नॉन पॉजिटिव
इंटीजर्स। तो ये नॉन पॉजिटिव मतलब कि नॉन मतलब नहीं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, मतलब जो धनात्मक नहीं हो, मतलब जो पॉजिटिव नहीं हो। तो जो पॉजिटिव नहीं होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएगा। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को यूं बोल सकते हैं जो पॉजिटिव, जो इंटीजर्स पॉजिटिव नहीं हो, ठीक, मतलब इंटीजर्स विच आर नॉट पॉजिटिव। तो इसमें हम शामिल किसको किसको करेंगे, इसको सेट को लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डॉट डॉट, ये माइनस जैसे 5 ले लेंगे, -4 -3 -2 -1 एंड 0। मतलब बोलिए जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे ही आगे बात करते हैं हम लोग नॉन जीरो इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स की। देखिए नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन मतलब नहीं है, जीरो मतलब तो आप समझते हैं जो जीरो नहीं हो। मतलब इंटीजर्स में तो जीरो को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब हटा देंगे। इंटीजर के सेट जो होता है ना, नॉन जीरो का मतलब कि इंटीजर्स के सेट में से जीरो को हटा देंगे। जब इंटीजर्स के सेट में से जीरो को हटा देंगे तो क्या हमारा बच जाएगा, ये तब क्या बच जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स बच जाएगा। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स बचेगा, मतलब कि इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को हम लोग लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये डॉट डॉट लिख ले, -3 -2 -1, ठीक है ना। और इसमें नॉन जीरो है, मतलब जीरो को शामिल नहीं करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना, एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन जीरो इंटीजर्स का, ठीक है ना, नॉन जीरो इंटीजर्स का सेट हुआ। वैसे ही बात आ जाती है हमारा इवन इंटीजर्स की कभी कभी, ठीक। इवन इंटीजर्स और इवन नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इवन इंटीजर्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इवन इंटीजर्स। देखिए इवन इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम पूर्णांक। इवन इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। वैसे इंटीजर जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन, उसको इवन इंटीजर्स बोलेंगे। यानी इवन इंटीजर्स को सिंपली लिख दें हम डिविजिबल बाय 2, मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन इंटीजर्स बोलेंगे। यानी इवन इंटीजर्स के सेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं -4 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, ठीक, 0 ले ले, 2 4, ठीक है, 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। आप बताइएगा जरा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, ये हम जीरो ले, इवन इंटीजर्स में 0 ले लिए, यानी कि ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी मैटर है। इस पे किसी को शक होता है तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या लिखे हैं, इवन इंटीजर्स में 0 लिखते हैं। इवन इंटीजर्स क्या होता है, डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से भाग लग जाता है इवन में। क्या 0 में 2 से भाग लगेगा, क्या 0 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यदि आंसर यस होगा तो इवन होगा, नो होगा तो क्या होगा, इवन नहीं होगा। तो 0 को डेफिनेटली हम 2 से डिवाइड कर दे सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि आपको 0 डिवाइड, ठीक है ना, यहाँ 0 डिवाइड 2 बोलते हैं तो इसका मतलब 0/2 होता है। जो हमारा कोसेंट क्या आता है, मतलब भागफल 0 आता है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि हम 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 100% क्या होगा, हमारा इवन इंटीजर्स होगा। यानी हम लोग इवन इंटीजर्स मतलब 0 को किस में शामिल करके रखते हैं, इवन इंटीजर्स में, ठीक। अब इवन इंटीजर्स के बाद हमारा बात आती है ऑड इंटीजर्स, ठीक। तो ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपना वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑड इंटीजर्स की। ऑड इंटीजर्स, इसको ना हम लोग बोलते हैं विषम पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं, ठीक। आपको हिंदी चाहिए होगा तो लिख सकते हैं विषम पूर्णांक। आधा मैथ में क्या हिंदी और क्या इंग्लिश, सबका सब सेम है। मैथ में हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, थोड़ा सा आपका कंसिडरेशन या समझने का शक्ति ठीक ठाक होना चाहिए, दैट्स इनफ। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है मैथ में। तो ऑड इंटीजर्स को हम लोग विषम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक। ये होता क्या है, आप ऑड नंबर पढ़े होंगे, वैसे नंबर जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे ऑड नंबर बोलते हैं। वैसे ही ऑड इंटीजर्स का मतलब कि इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जिसमें 2 से भाग ना लगे उसको क्या बोलेंगे, ऑड इंटीजर्स बोलेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में कि नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब कि 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड इंटीजर में 2 से भाग नहीं लगता है। तो ऑड इंटीजर्स को सेट को लिखे तो डॉट डॉट -5 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, उसके बाद में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3 5 एंड डॉट डॉट। ये हमारा किसका सेट होगा, ऑड इंटीजर्स का। तो ये हमारा इंटीजर्स तक हुआ, ठीक। ये आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। देखिए
कल के क्लास में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल पढ़ेंगे, ठीक। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल इरेशनल देखेंगे, रियल देखेंगे। जब रियल तक आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के नजदीक पहुंच गए। तो आज का क्लास तो सिंपल और बेसिक था। जैसे जैसे ये क्लास एक्सिट करते जाएगा, जैसे ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सिंपल था, कल का क्लास इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इससे भी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखेंगे, परसों का क्लास और भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जैसे हम क्लास एक्सिट करते जाएंगे, मतलब कि जैसे जैसे क्लास खत्म, मतलब कि हम पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आने लगेगा, ठीक। सो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल एक भी क्लास मिस नहीं करें। यदि 11th की पढ़ाई या खासकर मैथ्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्लास को मिस मत करिए, और बेसिक मैथ्स तो जरूर ही पढ़ें। हम आपको यही सजेस्ट देंगे कि आप पढ़े हैं, आपको 9th-10th में ये सबका नॉलेज है, फिर भी आप इसको स्किप नहीं करिए, इसको छोड़िए मत। बेसिक मैथ्स या लैंग्वेज ऑफ मैथ्स जरूर पढ़े, इसकी जरूरत आपको एक कोई जरूरी नहीं है। आप बायो भी लेंगे तो फिजिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पता है फिजिक्स क्या होता है? शायद आप फिजिक्स का डेफिनेशन भी जानते होंगे कि फिजिक्स इज अ मैथमेटिकल ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब ये साइंस का मैथमेटिकल ब्रांच होता है, मतलब फिजिक्स का लैंग्वेज मैथ्स होता है। जब तक आपको मैथ समझ नहीं आएगा, जब तक आपको मैथ अच्छे से नहीं समझ आएगा, तब तक आप फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आप फिजिक्स में अच्छा होना चाहते हैं, या यूं कहिए कि 11th और 12th के मैथ में अच्छा होना चाहते हैं, तो 100% आप बेसिक मैथ्स के क्लास को करिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ओके। और आप रेगुलर क्लास करने के लिए और रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचरजेनिक मैथमेटिक्स को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। यदि संभव हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कर दे, शेयर कर दे। या आपको लगे कि हाँ मेरे लिए चैनल फिट है, मेरे लिए कैपेबल है, हम यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं, या ये टीचर्स मेरे कैपेबल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ओके। सो थैंक्स इनफ फॉर द डे।